कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो द्रव अवस्था है उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें हम आज दो टॉपिक पढ़ेंगे, जल की संरचना, दूसरा ठोस द्रव व गैसों में संरचनात्मक भेद। तो सबसे पहले हम जल की संरचना की बात करते हैं। तो जल की संरचना कैसी होती है उसके बारे में बताया गया है। तो मॉर्गन और वॉरेन जो हैं उन्होंने सबसे पहले 1938 में जल की संरचना का अध्ययन जो है वो एक्स किरणों की विवर्तन के द्वारा किया गया, एक्स-रे डिफ्रैक्शन के द्वारा किया गया। उनके अनुसार क्या था कि जल के अणुओं के मध्य वैद्युत आकर्षण बल पाए जाते हैं जो कि द्विध्रुव आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि कई प्रकार के वैद्युत आकर्षण बल पाए जाते हैं अणुओं के मध्य। 5 प्रकार के मैंने आपको बताए थे, जिसमें से जो ये जल में पाया जाता है वो द्विध्रुव आकर्षण पाया जाता है। और इसे जो है वो कीजम ने बताया था, और मैंने आपको बताया था कि ई के इज इक्वल टू होता है -2 म्यू की पावर 4/3r6kT, जहाँ पर के बोल्ट्जमान स्थिरांक था, टी ताप था, और ई के जो है वो कीजम ऊर्जा या दिशात्मक ऊर्जा थी, वो मैंने आपको बताया था। तो एक्स-किरणें विवर्तन द्वारा जल में ऑक्सीजन परमाणु का पता लगाया। किसने? मॉर्गन और वॉरेन ने। और उसके आधार पर ये पाया कि प्रत्येक जल के अणुओं के चारों ओर अन्य जल के अणु जो होते हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, चतुष्फलकीय रूप से व्यवस्थित रहते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल के अणुओं के मध्य समन्वय संख्या का मान 4.4 से 5 तक पाया जाता है, जो लगभग चतुष्फलकीय व्यवस्था को सत्यापित करता है कि यानी कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को बताता है। अब मैंने यहाँ पर कुछ विभिन्न तापों पर जल की समन्वय संख्या बताई है जो ताप बदलने के साथ बदल जाती है। देखिए, ताप डिग्री सेंटीग्रेड में और समन्वय संख्या, अगर ताप 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो समन्वय संख्या 4.4 होती है, और 15 हो तो भी 4.4 है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो 4.6 हो जाती है, 63 पे 4.9 हो जाती है, और 83 पे 4.9 होती है, और 100 पर जो है ये लगभग 5 के आसपास हो जाती है। इस प्रकार से जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता जाता है वैसे वैसे जो समन्वय संख्या भी बदल जाती है। अब हम बात करते हैं कि जब जल जो होता है वो ठोस अवस्था में यानी बर्फ़ में होता है तो उसकी समन्वय संख्या 4 होती है, अर्थात इस अवस्था में अणु चतुष्फलक की व्यवस्था पाई जाती है। जब ये अरेंजमेंट होता है, जब ये कंडीशन होती है तो परफेक्ट जो है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 4 होता है। और जब ताप वृद्धि होती है तो बर्फ़ की समन्वय संख्या तो 4 ही रहती है, परंतु अंतराण्विक दूरी बढ़ जाती है। हम किसकी बात कर रहे हैं? जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो, यानी बर्फ़ हो, और वह बर्फ़ मान लो -10 हो, -15 हो, तो इससे नीचे से हम 0 तक लाते हैं। कहाँ तक लाते हैं? 0 से टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो अंतराण्विक दूरी तो बढ़ती है, परंतु उसकी समन्वय संख्या जो है वह 4 ही रहती है। ठीक है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? घनत्व में कुछ कमी आती है। ठीक है। और गलनांक जो होता है, यानी बर्फ़ जहाँ पे गलती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के निकट, नियमित चतुष्फलकीय या सम चतुष्फलकीय संरचना भंग हो जाती है और समन्वय संख्या बढ़कर 4.4 हो जाती है। उच्च ताप पर लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? समन्वय संख्या बढ़कर 5 पर स्थिर हो जाती है। अब समन्वय संख्या मतलब बढ़ती जाती है और अल्टीमेटली 5 तक हो जाती है, और समन्वय संख्या बढ़ने से घनत्व में वृद्धि लगभग 10% पाई जाती है। समन्वय संख्या बढ़ने से घनत्व में वृद्धि होती है, और ताप और अधिक बढ़ाने से, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ाने पर समन्वय संख्या तो वही रहती है, पर अंतराण्विक दूरी में वृद्धि होने लगती है, जिससे घनत्व में कमी आती है। आप जानते हो मास बाई वॉल्यूम होता है घनत्व। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, अंतराण्विक दूरी बढ़ रही है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम जो होता है वो घनत्व के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अतः घनत्व में कमी आती है। यानी कि
अंतराण्विक दूरी बढ़ती है, आयतन भी बढ़ता है, तो घनत्व में कमी आएगी। अब देखिए, उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जल की कोई स्थिर स्टैटिक संरचना नहीं होती, बल्कि ये प्रतिक्षण बदलती रहती है। जल के अणु तापीय गति के कारण आंदोलित रहते हैं, रिवोल्ट करते रहते हैं या मूवमेंट करते रहते हैं, सिंपल भाषा में। अब देखिए, उसके बाद नॉर्टन और लेवी आए। नॉर्टन और लेवी ने क्या कहा, 1971 में न्यूटन विवर्तन और इलेक्ट्रॉन विवर्तन तकनीकी के द्वारा बताया कि जल के अणुओं के बीच कोणीय संबंध, एंगुलर कोरिलेशन पाए जाते हैं, जो कि अणुओं में उपस्थित हाइड्रोजन बंधु की प्रकृति के अनुरूप होते हैं। इन H बंधुओं के, इन हाइड्रोजन बंधुओं के कारण जल के अणुओं का सहगुणन एसोसिएशन होता है, और इसके आधार पर बाद में क्लस्टर मॉडल या झुंड मॉडल दिया गया, जो जल के समस्त गुणों को समझा सकता है। अब झुंड मॉडल या क्लस्टर मॉडल में क्या कहा, इसके अनुसार दो द्रव होते हैं या जो जल होता है वह है क्या होता है, एकाकी और अणुओं के झुंडों का मिश्रण होता है। यानी एकाकी अणु होते हैं और अणुओं का झुंड होता है, मतलब एकाकी अणु भी पाए जाते हैं और झुंड भी पाए जाते हैं। जल के इन क्लस्टरों में जल के विभिन्न अणु चतुष्फलक के आकार में परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे रहते हैं, और इन क्लस्टरों के मध्य स्थान में एकाकी अणु फैले रहते हैं। यानी कि क्लस्टर रहते हैं और बीच बीच में एकाकी अणु फैले रहते हैं। ये क्लस्टर जो है वो बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, जिससे एकाकी जल के अणु इस प्रक्रिया में भाग लेते रहते हैं। यानी कि जो पहले एकाकी अणु हैं वो क्लस्टर बना लेंगे, और क्लस्टर वाले हैं वो एकाकी अणु में कन्वर्ट होते रहते हैं। इस प्रकार में इनमें इंटरचेंज जो है पाया जाता है। अतः एकाकी अणु व क्लस्टरों के मध्य अंतर परिवर्तन, इंटरचेंज होता रहता है। अब यहाँ पर जो है हमने ये क्लस्टर मॉडल दिखाया है कि देखिए, ये यहाँ पर टेट्राहेड्रली अरेंज हमने क्लस्टर दिखाया है, ये टेट्राहेड्रली अरेंज क्लस्टर है, और ये एकाकी अणु है जो जल के अणु पाए जाते हैं। ये क्लस्टर, ये जो है एकाकी अणु क्लस्टर में कन्वर्ट होते रहते हैं, और ये जो है जल के अणु टूटते रहते हैं, बॉन्ड इनका ब्रेक होता रहता है। इस प्रकार से जल की संरचना को बताया जाता है। अब हम बात करते हैं द्रव में संसर्जन, कोहेजन इन लिक्विड्स। द्रव के अणु में क्रिस्टलीय ठोसों की भांति इतना प्रबल आकर्षण नहीं रहता, या वो इतनी मजबूती से बंधे नहीं रहते, और उनके मध्य स्थानांतरण गति भी नहीं होती, किंतु गैस के अणुओं की तरह इतने स्वतंत्र भी नहीं होते कि उनके मध्य आकर्षण बल नगण्य मान लिया जाए। मतलब ठोसों जैसा तो इनमें क्या होता है, स्ट्रांगली ये बॉन्ड बने नहीं रहते कि उनमें स्थानांतरण गति न हो, बल्कि न ही इतने ढीले होते हैं कि एक दूसरे अणु जो आपस में आकर्षण महसूस करें, बल्कि इन दोनों के मध्य होता है। अतः द्रवों के अणुओं के मध्य इतना आकर्षण बल होता है कि वे कुछ अपवादों यानी वाष्पीकृत होने वाले अणुओं को छोड़कर परस्पर द्रव की सतह के भीतर ही बंधे रहते हैं। द्रव के अणुओं के मध्य इस आकर्षण बल को ही संसर्जन कहते हैं, और इस बल को संसर्जन बल कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं, कि मतलब बीच का संबंध पाया जाता है ठोसों और गैसों के बीच में से द्रव में जो है वो आकर्षण बल होता है, उसकी स्थिति ये होती है। अब हम बात करते हैं ठोस, द्रव व गैसों में संरचनात्मक भेद, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये जो है बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और मैं तो ये कहूँगा कि ज़्यादातर ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, दो जो है लिक्विड क्रिस्टल और इसके बारे में आवश्यक रूप से पूछा जाता है, और आप इनको जानते हो। मैंने इनको जो है वो 7 भागों में अलग अलग बांटा है। वैसे भी आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये 7 अगर आपको याद रहते हैं तो आगे का जो है वर्णन जो है वो आराम से लिख देंगे। अगर आपको इन 7 गुणों का अगर अर्थ पता है तो, जैसे आयतन व आकृति, कणों की पैकिंग, विसरण, शांता, ऊष्मा का प्रभाव, पृष्ठ तनाव, विषमदैशिकता, अगर इन 7 का आपको अर्थ पता है। आयतन व आकृति का मतलब पता ही है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आयतन होता है, ठीक है। आकृति मतलब उसका पर्टिकुलर कोई शेप होना चाहिए। आकार व आयतन जो है वो किस में पाया जाना चाहिए, आपको इसका पता होना चाहिए। कणों की पैकिंग, पैकिंग का मतलब किस प्रकार से आपस में वे जुड़े हुए हैं, तो किस में
जुड़े हुए होते हैं, किस में नहीं होते हैं, और इन दोनों के मध्य क्या होता है, इसको भी बता सकते हो। फिर तीसरा जो है वो है विसरण। विसरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, विसरण कहलाता है। अब देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार के अणु जा सकते हैं। शांता, द्रवों के बहने पर जो विरोध होता है या द्रवों के बहने पर जो विरोध में बल लगता है उसे शांता कहते हैं। ठीक है। ऊष्मा का प्रभाव, यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, ठीक है, वो उसे ऊष्मा का प्रभाव कहते हैं। फिर आता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? द्रव की सतह पर लगने वाला जो दाब होता है या जो तनाव होता है उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं, सतह पर जो लगता है। विषम दैशिकता और समदैशिकता। समदैशिकता का मतलब ये है कि भौतिक गुण अगर भौतिक गुण सभी दिशाओं में एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में अगर समान है तो वो समदैशिकता होती है। और विषम दैशिकता, अगर सभी दिशाओं में ये गुण जो होते हैं वो समान नहीं होते हैं। कौन से? भौतिक गुण, जैसे है ताप, दाब, आयतन, ताप, दाब, और ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह है, अपवर्तनांक है, ये जो है गुण होते हैं भौतिक गुण, जो अगर नहीं होते हैं तो वह विषम दैशिकता पाई जाती है। अब एक एक की बात करते हैं। आयतन व आकृति। ठोसों में आयतन व आकृति निश्चित होती है। क्यों क्यों होती है आयतन व आकृति निश्चित ठोसों की? क्योंकि इनके अवयवी कण अत्यंत प्रबल आकर्षण बल द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं, इनके जो होते हैं, इसलिए आकार व आयतन स्थिर रहते हैं। द्रव में क्या होता है, और मैं पहले गैस की बात करता हूँ। गैस में क्या होता है कि इनमें न तो आकार इनका स्थिर होता है और न ही आयतन स्थिर होता है, क्योंकि इनके अवयवी कणों के मध्य अत्यंत दुर्बल आकर्षण बल होता है, अणु एक दूसरे को खींचते ही नहीं है। अब द्रव जो होता है वो इन दोनों के मध्य होता है। मैं पहले ठोस और उसके बाद गैस की बात करूँगा, फिर द्रव की बात करूँगा। अब देखिए द्रव में क्या होता है, इनके अवयवी कणों के मध्य आकर्षण ठोसों की तुलना में कम होता है, अतः इनका आयतन तो स्थिर रहता है लेकिन आकृति स्थिर नहीं रहती। वर्ण उस पात्र के अनुरूप होती है जिसमें ये रखा जाता है। फिर आता है कणों की पैकिंग। कणों की पैकिंग क्या होती है ठोसों में? क्योंकि ठोसों में बहुत अधिक जो होती है आकर्षण बल होता है, इसलिए इनमें जो संपीड़ितता होती है, यानी कि उनको दबाने की, वो तो एकदम उनके मध्य तो कोई स्थान, अणुओं के मध्य स्थान ही नहीं होता, इसलिए उनको दबाया नहीं जा सकता, इसलिए इनमें संपीड़ितता जो होती है शून्य होती है। निकटतम पैकिंग होने के कारण से या कणों के मध्य कोई स्थान नहीं रहने के कारण से जो होते हैं ठोस होते हैं, उनमें संपीड़ितता जो होती है वो शून्य होती है या नगण्य होती है। जबकि गैसों में जो होती है संपीड़ितता बहुत अधिक होती है, क्योंकि अणुओं के मध्य स्थान बहुत अधिक होता है। अवयवी कणों के मध्य स्थान अत्यधिक होने के कारण से संपीड़ितता का गुण जो होता है वो बहुत अधिक होता है गैसों में। उदाहरण टायर ट्यूबों में हवा का भरना। टायर ट्यूब में हवा इसलिए भरी जा सकती है क्योंकि उसमें उनको दबाया जा सकता है, अणु दूर दूर रहते हैं वो पास पास आते जाएंगे। द्रव होता है वो इनके मध्य होता है, अवयवी कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है, अतः इन्हें कुछ संपीड़ित किया जा सकता है, पर गैसों जितना संपीड़ित नहीं किया जा सकता। फिर तीसरा आता है विसरण। निकटतम पैकिंग के कारण से ठोस एक दूसरे ठोस में विसरित नहीं हो पाते। मैंने बताया विसरण जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे, जबकि गैसों का ये जो होता है विशिष्ट गुण होता है। जैसे अगरबत्ती की सुगंध आप एक कोने में रखोगे तो वह दूसरे कोने में इसीलिए चली जाएगी क्योंकि गैस के अणु जो होते हैं वो विसरित होते हैं, बहुत विसरित, उनकी तेज़ी से वो विसरित एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। द्रवों में क्या होता है, ढीली पैकिंग के कारण से एक द्रव दूसरे द्रव में विसरित हो जाता है, ठीक है, पर इतनी तेज़ी से नहीं होता जितना गैसों में होता है। फिर आता है शांता, बहने का गुण। अब ठोस तो बहते नहीं है इसलिए शांता उनमें नगण्य होती है, ठीक है, और गैस होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। इन दोनों के मध्य जो होता है वो द्रव में होता है। तो शांता का गुण जो होता है वह बिल्कुल नहीं रहता। उदाहरण के लिए टेबल पर रखी किताब वहीं रखी रहेगी, वो बह नहीं पाएगी क्योंकि दोनों ठोस है। जबकि गैसों में बहने का गुण जो है वो सब तरफ समान होता है बहने का। द्रवों में ऊपर से नीचे बहने का गुण होता है, जैसे पहाड़ों से नदियों का नीचे की ओर बहना। अब ऊष्मा का प्रभाव। ठोस ऊष्मा पाकर सामान्यतः द्रव बन जाते हैं, द्रव ऊष्मा पाकर गैस या वाष्प बन जाते हैं, और गैस ऊष्मा पाकर गर्म हो जाती है। ये ऊष्मा का प्रभाव होता है। फिर होता है पृष्ठ तनाव।
ठोसों में कोई प्रस्थ तनाव नहीं होता, द्रव में सतह पर प्रस्थ तनाव होता है, और गैस के पात्र में सब तरफ गैस का दाब समान होता है। अब मैंने जैसे आपको विषमदैशिकता बताया, समदैशिकता, ये क्वेश्चन आता भी है सॉलिड स्टेट में, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो ठोस जो होते हैं वो घनीय क्रिस्टल अपवाद को छोड़कर, क्योंकि उसमें परफेक्ट अरेंजमेंट होता है, समस्त क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन ठोस जो है विषमदैशिकता दर्शाते हैं, क्योंकि कणों की निश्चित के कारण इनके अपवर्तनांक आदि गुण क्रिस्टल के अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं। जबकि गैसों में क्या होता है, इनके कणों में पैकिंग भी निश्चित नहीं होती, अतः ये सभी समदैशिक होते हैं। द्रवों में भी समदैशिकता पाई जाती है, इनके कणों में पैकिंग निश्चित नहीं होती, अतः ये समदैशिक होते हैं, और किसी भी दिशा में अपवर्तनांक आदि गुण समान प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हम द्रव और ठोसों में संरचनात्मक भेद कर सकते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में अपन द्रव क्रिस्टल पढ़ेंगे, और द्रव क्रिस्टल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों जो हैं, आज जो हमने द्रव जल की संरचना पढ़ा, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड गैसेज ये पढ़ा, लिक्विड क्रिस्टल पढ़ा, लिक्विड क्रिस्टल अपन कल पढ़ेंगे। वो बहुत ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, या यूँ कहिए इस चैप्टर में यही मुख्य रूप से पूछा जाता है। धन्यवाद।